हेलो बच्चों, सो वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज प्रियंका और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स। जी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फिजिकल वर्ल्ड, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आता नहीं है। हाँ, नहीं आता एग्जाम में, बट टू डेवलप for the love for the physics, to develop the love for the physics, to develop the interest to the physics, हमें ये चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। उसके बाद से हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ द फिजिक्स। सो अब जो स्टार्ट होता है यहाँ पे पहला जो स्लाइड हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड उसके अंडर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। सो पहला जो क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है ना, What is the physics? So बुक में कुछ इस तरह का डेफिनेशन दिया होगा, फिजिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी वी हैव विद स्पेस एंड टाइम, इन द सेंस कि मैटर और एनर्जी जो है वो स्पेस और टाइम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब के बारे में कौन बताता है, फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं, it is law and principle that governs the universe। सिंपली आपको मैं ये बताऊं कि ब्रह्मांड में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं आपके आसपास, ठीक है, ब्रह्मांड में जितनी भी फिनोमिना, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सब को समझाने वाला कौन है, फिजिक्स है। ठीक है, जैसे कि आप ये बोलेंगे कि हमेशा हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है, जैसे हमने ये मार्कर लिया, इसको हमने छोड़ दिया, ये कहाँ पे गिरा, नीचे गिरा। ओके, तो हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है। अब आप ये बोलेंगे मैडम हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या होती है, नीचे गिरती हैं। पर ये आपको बताया किसने, ये सारे लॉ जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप बोले कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है, सही है, पर ये किसने बताया, ये फिजिक्स ने बताया, है ना। ये फिजिक्स ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होती है, सारी चीजें, अगर आपने एक जगह से कोई चीज छोड़ दिया तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया और ऊपर चली गई, है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे। ये आपका कौन बताता है, ये बताता है आपका फिजिक्स। अब इसमें आप एक और चीज देखें कि जैसे कि मार्कर को हमने, या ये पेन है हमारे पास, लेट्स ये पेन है, हमने इस हाइट से इस पेन को ऐसे छोड़ दिया, है ना, ये कहाँ पे गया, नीचे गिरा, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसकी कुछ हाइट से, जिस हाइट से गिरा है वो होगा, कि किस हाइट से गिरा वो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ लेट्स कि ये 10 मीटर की हाइट है और यहाँ से हमने इस पेन को छोड़ दिया और यहाँ से पेन जब गिरा तो वो नीचे की साइड गया और उसकी कुछ स्पीड थी, ठीक है, हाइट पता है, स्पीड पता है आपको। और अब हम ये बोलें कि इसका अगर हम हाइट चेंज कर दें, हाइट को हम चेंज कर दें, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, तो मोशन ऑफ इक्वेशन, कुछ हमने ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कुछ बना रखा है, ठीक है, जो फिजिक्स में ही हमें ये मिला कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया। कितने, 3-4 आपके पास होते हैं, जैसे आपका हो गया v = u + at, है ना, या फिर s = ut + at², ये पढ़े होंगे आप, आई थिंक पिछले 10th में भी आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो नेक्स्ट हमें पढ़ना ही है, ठीक है।
सो ये जो इक्वेशन आपको मिला, इन इक्वेशन की वजह क्या यूज करके आप नेक्स्ट अगर हम ये बोलें कि जो हम ये हाइट जो थी उसको हमने चेंज कर दिया तो क्या होगा। पहले तो आपको पता था कि इस हाइट से 10 मीटर मान लो थी, हमने उस हाइट से कोई चीज़ छोड़ दी, वो नीचे गिरी, तो उसका स्पीड क्या था, है ना, एक्सेलरेशन उसका निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, हाइट आपको पता है। अब नेक्स्ट अगर हम बोले कि इन फ्यूचर अगर हमने इसकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर कर दी, है ना, 10 मीटर से 15 मीटर कर दी, उस समय स्पीड क्या होगी। तो आपके पास मोशन के इक्वेशंस कुछ पता है जो आप लिख रखे हैं, आपको पता है, और ये आपको किसने बताया है, फिजिक्स ने बताया है, और उसका यूज करके आप क्या करेंगे, 2 मिनट में आंसर निकाल देंगे कि हाँ इसकी स्पीड इतनी होने वाली है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि अगर कोई फिनोमिना आपका करंट में हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हुआ, वाई, कैसे हुआ, हाउ, और इन फ्यूचर वो क्या होने वाला है ना। सो आप पास्ट तो जो समझते हैं, प्रेजेंट में समझ रहे हैं, और अगर फ्यूचर को भी आपको जानना है तो आपको ये कौन बताएगा, फिजिक्स बताता है। सो एक ग्रेट फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बोला कि if you want to attempt the physics, if you want to attempt the future, sorry, उन्होंने क्या बोला, if you want to attempt the future, if you want to understand the future, then you have to understand the physics. Means आप अगर फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स जानना होगा, है ना। तो हमने क्या बोला कि फिजिक्स, फिजिकल वर्ड हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे और फिजिक्स के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने, है ना, फिजिक्स के प्रति थोड़ा प्यार आए, थोड़ा इंटरेस्ट आए, ताकि हम फिजिक्स को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है फिजिक्स इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। फिजिक्स आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों डिसाइड कर देता है, फिजिक्स से हमें पता चल जाता है। जैसे कि आप ये सुने होंगे, न्यूज में आता है कि न्यूज में ये आए कि कल बारिश होने वाली है या कहाँ पे होने वाली है, हर एक चीज एग्जैक्टली वो बता देते हैं। तो वो कोई ज्योतिष और ज्ञानी थोड़ी होते हैं, वो किसकी वजह से बताते हैं, किसकी हेल्प की वजह से बताते हैं, फिजिक्स की वजह से बताते हैं, है ना। अच्छा, और भी आप जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम यहाँ पे लेट्स की ये वीडियो रिकॉर्ड करें, देन आप इसको देख पाएंगे जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से, ये किसकी वजह से, ये भी फिजिक्स ही है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि दूर तक से भी कोई अगर हमें बात कर रहा है उसको सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, फिजिक्स की वजह से हो रहा है। तो हमने एक वर्ड यूज किया कि फिजिक्स क्या है, तो आपके यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, आपके साइड बाय जितने भी घटनाएं घट रही हैं, उस सब को समझाने वाला कौन है, फिजिक्स, ठीक है। सो हम अगर ये बोले कि फिजिक्स को और किसी तरीके में बताइए क्या है फिजिक्स, तो कैसे बता सकते हैं। फिजिक्स दिन है, फिजिक्स रात है, फिजिक्स दिन है, फिजिक्स रात है, फिजिक्स सावन की वो बरसात है ना। फिजिक्स दिन है, फिजिक्स रात है, फिजिक्स सावन की वो बरसात है। बरसात में इंद्रधनुष दिखता क्यों है, बरसात में इंद्रधनुष का दिखना और पतीली में वो चाय का उबलना, है ना। हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है, हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है, धरती गोल ही क्यों घूमती है ना। हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है, धरती गोल ही क्यों घूमती है। और इस समुद्र में जो दरिया है, समुद्र में जो दरिया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर चीज को समझाने के लिए फिजिक्स ही जरिया है। आई होप इतना ये साराना हो गया, बट हाँ फिजिक्स में थोड़ा आपका इंटरेस्ट आए, इसके लिए थोड़ा बहुत चलते ये सब चलता है ना।
तो अगर आप इसको थोड़ा समझें कि हाँ वो अर्थ जब आप बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखते हैं वो क्यों होता है ना, तो उसको कौन समझाएगा? फिजिक्स समझाएगा, है ना। अच्छा, कोई चीज अगर आप उबालते हैं, वो अगर पानी उबल रहा है, जैसे हमने चाय उबलना बोला, वो क्यों उबल रहा है, कैसे, क्या फिनोमिना है, वो कौन समझाएगा? फिजिक्स समझाएगा, है ना। अगर बहुत तेज लहरें आती है समुद्र में, ठीक है, बहुत बार उसकी वजह से सुनामी और ये सब भी आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को जो साइड बाई रहते हैं समुद्र के किनारे। तो वो कैसे आता है, कैसे पता चलता है कब आने वाला है? क्योंकि अब तो सब कुछ फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है, अब वहाँ से हम पूरा अपना जितना भी प्रिकॉशंस होता है वो ले सकते हैं। किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा जो शायराना हो गया उसको भी हमने फिजिक्स के लिए ही लिखा है। आपका भी जब इतना इंटरेस्ट आ जाएगा फिजिक्स में तो आप भी ऐसा ही कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा फिजिक्स लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स जो एक लॉ है वो क्या करता है? पूरे फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है ना। अब फिजिक्स में क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें फिजिक्स समझा देता है कि क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। तो फिजिकल वर्ड पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी था आपका फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में कैसे आएगा? जब तक आप ये जानेंगे ही नहीं कि सच में फिजिक्स क्या है, क्या बताता है, तब तक आपको कैसे इसमें इंटरेस्ट आएगा, कैसे आगे आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, है ना। सो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में भी थोड़ा सा रिलेशनशिप क्या होता है ये देखते हैं। अब कुछ लोग 12th के बाद, जब 12th कर लेंगे उसके बाद से कुछ लोग का इंटरेस्ट फिजिक्स में हो जाता है, कुछ लोग का मैथमेटिक्स में हो जाता है ना। अब मैथमेटिक्स वाले जैसे कोई हायर एजुकेशन लेट्स की कोई बीएससी करने गया या कोई अदर एजुकेशन कोई और आप कोर्स के लिए गए जिसमें कोई फिजिक्स ज़्यादातर आप उसमें पढ़ते, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, अपना अपना इंटरेस्ट किधर किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि फिजिक्स में आपका ज़्यादा हो, है ना। तो उसमें अब फिजिक्स वाले बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा बड़े हैं, और मैथमेटिक्स वाले बोल रहे हैं हम ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर। कौन सुपीरियर है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स? तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो जहाँ भी अगर कोई भी स्पेस वर्क हो रहा है, जैसे सैटेलाइट हम सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ बात कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है आपसे और मेरा, या अगर टीवी घर पे बैठ के देख रहे हैं तो वो भी किसके थ्रू होता है? एक सैटेलाइट लगी हुई है, ठीक है, उस सैटेलाइट के थ्रू आपके पास सिग्नल आता है। थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, आगे नेक्स्ट में जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। वही तो इंटरेस्ट है फिजिक्स का, ठीक है। तो वो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जब वो बनाया जा रहा होगा सैटेलाइट, उसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जब बनाया जा रहा होगा उस समय फिजिक्स तो है, फिजिक्स की वजह से ही हम इसको बनाए, ठीक है, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस जो आते हैं उसको सॉल्व करना, देन उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको देखना, इसके लिए हर एक रिसर्च सेंटर में बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का ग्रुप होता है, ठीक है, जिनका काम ये होता है कि बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करके और उसका रिजल्ट देना, ठीक है। तो हम ये बोल दें कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के बिना है ही नहीं, है ना। लेकिन एक बात तो ये भी है कि अगर फिजिक्स नहीं है तो मैथमेटिक्स का क्या काम? तो मैथमेटिशियन आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स, है ना, बोल सकते हैं ना। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो फिजिक्स में आगे हम कैसे रिसर्च कर पाएंगे, आगे की चीजें प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे, पास्ट कैसे जान पाएंगे, है ना, मुश्किल है।
और अगर फिजिक्स नहीं है तो मैथमेटिक्स करेंगे क्या फिर, उनका तो कोई काम ही नहीं फिर, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए उतने ही जरूरी हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। ओके, इनकम्प्लीट है, बट फॉर मैथमेटिशियन फिजिक्स कैन बी अ सोर्स फॉर इंस्पिरेशन विथ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट फिजिक्स देता है, उसको मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन करके दे देते हैं, है ना। इक्वेशंस बना देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इतना ज़्यादा थियरी करने की ज़रूरत ना हो, सीधा मैथ फॉर्मूला यूज करें, देन आपका रिजल्ट आपके सामने। सो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है ना। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप समझना था कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, आपका कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया हुआ है कि फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, जिसको थोड़ा समझना है ताकि ये जो टर्म आए आगे उस टर्म को समझे कि हम बोल क्या रहे हैं, नेक्स्ट में है क्या। अब फर्स्ट वन जो आपका फंडामेंटल है वो है आपका यूनिफिकेशंस। सो व्हाट इज यूनिफिकेशंस? वर्ड तो बहुत ऐसा हैवी सा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसका जो मतलब होता है ये होता है कि यहाँ कुछ बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, छोटा सा यहाँ पे, उसमें बहुत बुक में बहुत ज़्यादा ऐसा लिखा है, बट उतना नहीं आपको जानना है। मेन क्या उसका मतलब होता है यूनिफिकेशन का, वो समझ लीजिए बस। क्या है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ, ओके। इन द सेंस नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए, नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिना इन द सेंस आपके साइड बाय बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, वो सब आपके फिजिकल फिनोमिना कहलाती हैं, ठीक है। उन फिजिकल फिनोमिनास को, उन घटनाओं को समझने के लिए अगर मान लो 4, 5, 6, 7, 8, 9 कई सारी घटनाएं हैं और उनको सिर्फ एक लॉ से समझ लिया जाए, एक सिंगल लॉ से समझ लिया जाए, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे एक सिंगल लॉ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन, है ना। वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेरियस फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए अगर एक सिंगल लॉ भी काफ़ी है, यानी कि वो सिंगल लॉ समझा देता है नंबर ऑफ फिनोमिना को, तो उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, है ना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। सो सॉरी, आई थिंक सॉरी, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। यूनिफिकेशन का बेसिकली सिंपली मतलब क्या बताया हमने कि एक लॉ जो है वो नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिना को बता सकता है, जो आपके साइड बाय घटनाएं घट रही हैं कई सारी, उनको एक सिंगल लॉ बता सकता है, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फॉल एंड एप्पल, ये सबको पता है ना, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है? न्यूटन्स लॉ, उन्होंने ये बताया था कि क्यों गिरता है ना। उसके बाद से मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद से क्या क्या बता सकता है? रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स यहाँ लिख देते हैं, है ना। रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, अराउंड सन। तो हमने ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर एक लॉ है हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है,
ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो क्या क्या चीजों को समझा सकता है, कौन कौन सी चीजें जो फिजिकली हो रही हैं, जो आपको दिख रही हैं, फिजिकली जो घटनाएं आपके साइड बाइड घट रही हैं, उनमें से किन किन घटनाओं को समझा सकता है एक सिंगल लॉ। जैसे आपका फ्री फॉल ऑफ एन एप्पल, ओके फाइन, ये आप समझ सकते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल लॉ के हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट, जो सैटेलाइट का मोशन है, ठीक है, प्लैनेट्स का जो मोशन है उसको किसके थ्रू समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। और रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ठीक है, रिवोल्यूशन जो है प्लैनेट का सन के अराउंड, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं एज ए एग्जाम्पल कि इन तीन चीजों को हम किसकी वजह से समझ सकते हैं, एक सिंगल लॉ की वजह से समझ सकते हैं, है ना। सिंगल लॉ है आपका ग्रेविटेशनल लॉ, उसकी वजह से हम यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल और भी बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे तीन चीज़ें लिखें कि इन तीनों को हम एक लॉ की वजह से समझ सकते हैं। तो हम इसी को कहते हैं यूनिफिकेशंस। क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशंस, ओके। एक और अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, वो आपका जैसे मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, अगर उसका एग्जाम्पल लें हम, तो इस मैक्सवेल ने हमें 4 इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। उन इक्वेशन की वजह से हम क्या क्या समझ सकते हैं, जैसे आपका इस 4 इक्वेशन दिया मैक्सवेल ने, उन इक्वेशंस की वजह से हम नंबर ऑफ थिंग्स को समझ सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म, और क्या क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑल्सो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। एंड ऑल्सो वन थिंग्स ऑल्सो, EM wave, what is it, EM wave। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिया, है ना, उन्होंने रिसर्च किया, है ना, फिजिक्स में, और आगे पढ़ते गए, ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट किया 4 इक्वेशंस मैथमेटिक्स की हेल्प से, है ना। 4 इक्वेशन उन्होंने फाइंड किया, और उन 4 इक्वेशंस का यूज करके हम पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ सकते हैं, पूरा आपका मैग्नेटिज्म समझ सकते हैं, है ना, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ सकते हैं, EM वेव को समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्रांच है ना, उसके अंडर में बहुत सारी चीजें आती हैं, सोचो उन सब को हम समझ सकते हैं इन एक मैक्सवेल इक्वेशंस की वजह से, है ना। मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके हम उसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, उन सब को हम एक इक्वेशन की वजह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, EM वेव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप मोबाइल पे बातें करते हैं, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी वॉइस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती हैं स्पेस में, मतलब खाली स्पेस में, यहाँ से, और अगर मान लो आप जहाँ पे हो, दिल्ली अगर दूर है, मान लो दिल्ली बात कर रहे हो, है ना, तो आपके घर से और दिल्ली तक बीच में कोई ऐसा चैनल तो है नहीं जिसके थ्रू आपकी आवाज़ चली जा रही है ना। तो जो आपका साउंड है, जो आपका आवाज़ है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और वो क्या होती हैं, ट्रेवल करते 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 कहाँ पहुँचती हैं, दिल्ली। और उनको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है, आप खुद ही जानते हैं। आप हेलो बोलते हो, कितने टाइम में सामने वाला सुन लेता है, बस उतना ही टाइम लगता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूरा कौन समझा देता है, ओवरऑल अगर समझना हो तो इन्हें मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके आप समझ सकते हैं। मतलब एक मैक्सवेल इक्वेशंस, उसके अंदर में 4 हैं, सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, उनका यूज करके हम नंबर ऑफ थिंग्स को समझ सकते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशंस, है ना, कि नंबर ऑफ फिनोमिना को अगर एक सिंगल लॉ की वजह से समझ जाए तो उस चीज को बोलते हैं यूनिफिकेशंस। तो ये थोड़ा टर्म समझना था कि व्हाट इज यूनिफिकेशंस, ओके। नेक्स्ट आपका है रिडक्शनिज्म।
व्हाट इज रिडक्शनिज्म? हाँ ठीक है, बुक में क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। रिलेटेड एफर्ट्स is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts। चलो ये तो बुक में भी है, आप पढ़ सकते हो। हम इसको सिंपल बताएं क्या है। जैसे कि मान लो आपने एलईडी देखा है, एलईडी देखा है, ठीक है। चलो तो जो एलईडी है, एलईडी आपने देखा, सबके घर में होता है भाई, है ना, बल्ब लगे होते हैं। अब आजकल मैक्सिमम एलईडी के ही चीज़ें चलती हैं, बल्ब लगे हैं, कहीं पे कहीं इंडिकेशन के लिए एलईडी लगा दिया गया है। इवन सब लोग देखे भी होंगे कि एलईडी कैसी होती है, छोटी सी, है ना। तो अगर एलईडी को समझना है कि एलईडी क्या है, तो हम एलईडी को समझने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपका जो उसमें एलईडी किससे बनती है, पी टाइप। पहले तो आप यहाँ लिखे सेमीकंडक्टर से बनती है। अच्छा, सेमीकंडक्टर उससे बनती है, ओके फाइन। अब उस सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप, ओके फाइन। अब ये पी टाइप में चार्ज क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज नहीं, इसको मेजॉरिटी कैरियर्स बोलेंगे ज़्यादातर, चार्ज का हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। तो कैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके ऊपर से जा रहा है कि ये क्या है, मतलब सेमीकंडक्टर और उसके अंदर पी टाइप, एन टाइप, मेजॉरिटी कैरियर्स ये सब क्या है, ठीक है। सो ये आप आगे 12th में पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझे कि अगर एलईडी को समझना है, तो हम एलईडी के बारे में पूरा ऐसे थ्योरेटिकली बैठ के से देखने से अच्छा है कि हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझ लेना। अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझ लिए तो हम एलईडी समझ गए। यही तो कहता है आपका रिडक्शनिज्म कि अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन को समझना है तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझ लें। यही आपका क्या है, रिडक्शनिज्म है, ठीक है। सो ओके फाइन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड देन आपका इसको, सॉरी वेट अ मोमेंट, हाँ रिडक्शनिज्म, ठीक है। रिडक्शनिज्म के बारे में हमने क्या हुआ, यूनिफिकेशन, दो फंडामेंटल हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स व्हाट, इसमें अगर एक सिंगल लॉ नंबर ऑफ फिनोमिना जो आपके आसपास घटित हो रही है, घटनाएं, नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिना, उनको समझा दे तो उसी चीज को हम कहते हैं यूनिफिकेशंस। और मैक्सवेल जैसे आपका रिडक्शनिज्म क्या कहलाता है कि अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को समझना है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है बहुत बड़ी, अगर उसको समझना है तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे। जैसे जनरेटर कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे ना, कि उसमें रिले कैसे लगा हुआ है, ठीक है, उसमें डीसी एसी मशीन क्या क्या होती हैं, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। और जब उनको समझ जाते हैं तो हम ओवरऑल जनरेटर को समझ जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म, फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका स्कोप एंड एक्साइटमेंट, है ना। व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ कुछ कि आपका जो फिजिक्स है उसका स्कोप आपका एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो एंड माइक्रो, है ना, दो टाइप्स के इसके स्कोप है। फर्स्ट स्कोप आपका जो है माइक्रोस्कोपिक, उसमें हमने क्या देखा कि आपका मैकेनिक क्या क्या पढ़ना है ये हम जानेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, वो है आपका मोशन,
मोशंस, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपका वर्क एंड एनर्जी या एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। सो ये सब आपके चैप्टर वाइज हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है 11th क्लास में। वर्क एनर्जी आपका हो गया, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, यहाँ पे आपका आ जाएगा रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है। और भी नंबर ऑफ चीजें कुछ कुछ इसमें और ऐड हो जाती हैं। तो ये आपको मैकेनिक्स के अंडर में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे आपका हीट हो गया, है ना, हीट के बारे में पढ़ना है। और क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका टेम्परेचर, देन आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद से हीट इंजन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, हीट इंजन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो आपका मैकेनिक्स में जो है मोशन, लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी और वर्क, ये सब पढ़ना है। और नेक्स्ट जब आप आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें आपका हीट, टेम्परेचर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, इन सब ये सब पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के जो आपको यहाँ 11th में पढ़ना है। तो ये तो हो गए 11th के पार्ट। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 12th में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका स्कोप है माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोपिक स्कोप है आपके फिजिक्स का। और नेक्स्ट आपका जो, अगर इसको आपको लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपका माइक्रोस्कोपिक के अंडर में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रोस्कोपिक, इसमें एटमिक के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इसमें क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स, इनको पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो आपका स्कोप है आपके फिजिक्स का, उसके अंडर में आपका आता है पूरा एटमिक क्वांटम फिजिक्स, पूरा उसके अंडर में आता है, उसको आपको पढ़ना, ठीक है। अब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या क्या है, एक्साइटमेंट मतलब क्या, इसके पढ़ने से आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जाने, थोड़ा एक्साइटमेंट आए, थोड़ा इंटरेस्ट आए और ज़्यादा फिजिक्स के बारे में, तो क्या क्या कर सकते हैं। डेली लाइफ फिनोमिना, इसका मतलब क्या, जैसे हर रोज आप अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं, जैसे कि आप ये देखें कि अच्छा ये जो पानी है वो क्यों उबल रहा है, ठीक है, चीजें नीचे ही क्यों गिर रही हैं, है ना, अच्छा बारिश क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, अगले दिन बारिश होना ये लोगों को कैसे पता चल जाता है ना। अगर कोई चीज इतने डिस्टेंस से गिर रही है तो इसका जो स्पीड है या हाइट इतनी है, तो अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें तो कितनी हाइट से गिरेगी। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आप क्या करते हो, डेली लाइफ फिनोमिना को समझते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो डेली लाइफ चीजें जो आपके आसपास हो रही हैं, उनको क्या करते हो, समझते हो कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं। अच्छा, अगर इसमें ये, अब उसके बाद से क्या आपके दिमाग में आ जाए, अगर इसमें हम चेंज कर दें तो क्या होगा, तो वो क्या हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। आप क्या करने लगते हो, एक्सपेरिमेंट। ये करने में तो बहुत तेज हो ना, कोई भी चीज अगर आप देखते हो कि अच्छा अगर हम पानी उबल रहा है, भाप बन रहा है, अच्छा बन क्यों रहा है, अगर इसके ऊपर हम ढक्कन लगा दे तो क्या होगा,
है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये इतनी हाइट से गिरी तो इसका स्पीड x था, तो अगर इसकी हाइट हम बढ़ा दें तो स्पीड कितना हो जाएगा, या फिर स्पीड अगर हम और ज़्यादा कर दें, कम कर दें, जो भी आपके दिमाग में आए, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब ये आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, आप क्या करने लगेंगे, एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या बोला कि आप डेली लाइफ फिनोमेना को समझने के बाद आप क्या परफॉर्म करने लगेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका फिजिक्स एप्लीकेशंस, मतलब जो हमने फिजिक्स में पाया है, जो भी चीज़ें हमने फिजिक्स में, जो लॉ, जो फंक्शन, जो भी अंडरस्टैंडिंग पाई है, उसका यूज करके हम चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि फिजिक्स में हमें मटेरियल के बारे में पता चला कि अरे मटेरियल तो 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से। तो फर्स्ट वन आपका कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, और जो उसके बीच का बचता है ना, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, फिर पता चला कि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बारे में थोड़ा और पढ़े, थोड़ा और जाने, फिर हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया आईसी, हमने आईसी बना दिया, ठीक है, या फिर डायोड बोल दें, या फिर एलईडी बोल दें, ये सब हमने बना दिया, ठीक है। तो ये आपने क्या है, ये फिजिक्स का एप्लीकेशंस है। जितनी चीजें आप ऐसा ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कंट्री कोई भी सैटेलाइट बना दिया है ना, और भी सैटेलाइट बनाते जा रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहे हैं हम उसके थ्रू, ये फिजिक्स के एप्लीकेशंस हैं, है ना, कि फिजिक्स का यूज करके हम क्या क्या और बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये तो बहुत ऑब्वियस है, आप हर रोज देखते हो। जैसे इस समय तो आप देख रहे हो कि आज यहाँ ज्यादा बारिश होगी, कल वहाँ ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, 4 दिन में बारिश होने लगेगी या 4 दिन बाद बारिश होना बंद हो जाएगी। ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो हर रोज आप लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, आपको ये समझ में आता है। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से। तो ये थोड़ा सा था एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, जरा देखें कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का क्या रिलेशन है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिजिक्स इज द बेसिक साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना एंड टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ सच आइडिया टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी को क्यों हम और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमें चाहिए हर रोज कि हमें ये भी आराम हो जाए। कभी कपड़े हाथ से धोते थे, हमने सोचा कि अगर हम कपड़ा हाथ से ना धोए, कोई ऐसा चीज हो जो कि धो दे कपड़े, तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो हमने क्या बना दिया, वॉशिंग मशीन, है ना। तो ये क्या है, ये है आपका, या तो आपने फिजिक्स, जब आप फिजिक्स पढ़ते गए, ठीक है, उस समय आपको लगा कि अरे इससे तो ये बन सकता है। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते गए और हमने मटेरियल पाया कि सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल होता है, अच्छा, और उसके अंदर में ये इलेक्ट्रॉन की बहुत खेल है भाई। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका यूज करके हम तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ये जो बहुत काम की चीज है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, लाइट हमारे पास आ गई, है ना, ड्यू टू ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। व्हाट इज करंट, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो लाइट हमारे पास आ गई, उसके बाद से बना दिया लाइट। फिर धीरे से फिर देखा पढ़ते अरे सेमीकंडक्टर का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें, तब तो हम डिवाइस बना सकते हैं, एलईडी बना सकते हैं, डायोड बना सकते हैं, आईसी बना सकते हैं, है ना। आप पढ़े होंगे, कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो सबसे पहले पढ़ा होगा कि एक से पहला कंप्यूटर बना था, वो पूरे एक रूम बड़ा, इतना बड़ा था कि पूरा एक रूम ले रखा था, कवर कर रखा था, इतना बड़ा था। फिर आपने क्या बोला, फिर हम थोड़ा और फिजिक्स को पढ़ते गए, सेमीकंडक्टर के बारे में सुना और आईसी बना दिया। आईसी बनाने से पता है क्या हुआ, आपका जो कंप्यूटर पूरे रूम भर का था ना, पूरे रूम कवर करता था, उसको इतने छोटे में बना दिया, है ना। तो ये आपका क्या है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू फिजिक्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा हम फिजिक्स को और नए तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें से गेन करते जा रहे हैं, उतनी ही नई नई टेक्नोलॉजी हम लाते जा रहे हैं, है ना। अब जैसे आप देखिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नीड ऑफ टेक्नोलॉजी राइज टू
फिजिक्स राइज टू न्यू फिजिक्स, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें जरूरत पड़े और उसके हिसाब से हम बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे कि पहले हम क्या सोचते, पहले हम जब भी कम्युनिकेशन करता था, कोई घर का दूर रहता था तो क्या करते थे, हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, वो 10 दिन 15 दिन लगती थी आना जाना, है ना। फिर ये नीड हुई कि ऐसा कोई चीज रहे कि तुरंत हम बोले और मेरी आवाज वो सुन ले, तो क्या बात हो। फिर लोगों ने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, ठीक है, थोड़ा देखा, फिर ग्राहम बेल एक थे, उन्होंने क्या बना दिया, टेलीफोन बना दिया, है ना। टेलीफोन बनाया उन्होंने, और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप कितना भी दूर बैठे हो और आप बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोगों ने देखा कि अच्छा, वो जो टेलीफोन था ना, उसमें वायर्स के थ्रू ही आवाज आती थी, पूरा वायर लगा होता था, हर जगह कनेक्शन होता था, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि क्या हो अगर ये वायर्स ना रहे तो हम बहुत दूर तक भी बातें कर सकें बिना वायर्स कनेक्ट किए। तो हमने पढ़ा और उसके थ्रू हमने क्या पाया, एक ईएम वेव के बारे में पता चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला, और उसका यूज करके हमने बना लिया वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन है ना, कोई वायर कनेक्ट है क्या उसमें, नहीं, फिर भी आप बात कर लेते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमें टेक्नोलॉजी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को हम क्या किए, इम्प्रूव किए, तो उसमें क्या और इम्प्रूव हुआ, न्यू फिजिक्स भी तो आया। सो हम ये बोल सकते हैं कि न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू नीड ऑफ टेक्नोलॉजी राइज टू न्यू फिजिक्स। ओके, ऐसे ही हमें नीड आती गई और नंबर ऑफ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते गए, ठीक है। जैसे कि अब हमें ये नीड है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। अब इस समय की नीड क्या है, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, पहले 3G चलता था, क्या चलता था, 3G, फिर आया 4G, अब किस पे काम हो रहा है भाई, 5G पे। जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं 3G लें, 4G लें कि 5G लें, तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, 5G लेना है, क्योंकि स्पीड सबको चाहिए, कोई यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो स्पीड होनी चाहिए, एक क्लिक में पूरी दुनिया सामने होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारी नीड है, और इस नीड के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। 5G, अब 6G 7G बहुत आगे तक बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नीड के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और पहले जब भी हम फिजिक्स पढ़ते गए और देन उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हमें मिलती गई, जो नई नई चीज़ें थी उसका यूज करके हम बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बना दिए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूव होती हैं कि हाँ ठीक है। जैसे आपका अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, सिक्योर एंड फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो आप ये मोबाइल से बात कर रहे हैं, अब इसको और नए तरीके से और अच्छे से बना दिया जाएगा। आप ये सोच रहे हो, आप ये कहीं कहीं सुनते होंगे कि जो बातें हैं वो लीक हो गई, है ना। कोई दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, कोई तीसरा अगर उसे सुन लिया तो उसको लीक, वो इंफॉर्मेशन लीक हो गया, है ना। अगर हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए कि कोई उसको इन्फॉर्मेशन को लीक ना कर पाए, जैसे मान लो कि चलो बातें तो नॉर्मल है, लीक हो गई, बट अगर आप जैसे सिक्योरिटी की बात करें, हमारे देश की सिक्योरिटी की बात करें, वहाँ पे जब बातें होती हैं तो वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा देश अगर जान लिया, हाँ वही बगल वाला अपना देश, ठीक है, कोई भी मतलब अगर वो कोई दूसरा देश, वो जो सिक्योर अपना इंफॉर्मेशन है हम लोगों का, जो मान लो कुछ ऐसा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन दूसरे देश को पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग जा रहे हैं किसकी तरफ, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरफ, जो कि सिक्योरिटी और स्पीड में सबसे आगे है। क्योंकि आपको पता है आज तक जो स्पीड है लाइट की वो सबसे ज़्यादा है ना, 3 × 10⁸, यही है ना, तो वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमें सिक्योर और फास्ट कम्युनिकेशन की अब हमें ज़रूरत है, नीड है टेक्नोलॉजी की,
अब हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को नए तरीके से ला रहे हैं, यानी कि फिजिक्स में ही हम इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आ जाए, जो हर तरफ आ चुका है, ऐसा नहीं कि आना है, ये भी आ चुका है और इस पे अब हम काम कर भी रहे हैं। तो ये काफ़ी सिक्योर और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में दिया हुआ था कि अच्छा उनका कितना स्ट्रेंथ होता है, क्या रेंज होता है और इसका ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपका जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻38। ओके, रेंज है आपका इनफाइनाइट एंड ऑपरेशन अगर इसका बात करें तो ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हाँ जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सब पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ है 10⁻13 और इसका जो रेंज है बहुत शॉर्ट होता है। सम एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ये काम करता है। ठीक है, लास्ट सेकंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जिसकी स्ट्रेंथ है 10⁻⁻2 और इसका जो रेंज है वो है इनफाइनाइट एंड देन ये जो काम करता है वो चार्ज पार्टिकल्स पे काम करता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका जो रेंज है वो 1 एंड देन शॉर्ट न्यूक्लियर साइज पे काम करता है और ये न्यूक्लियॉन्स पे ही ओनली काम करता है। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस के बारे में जो आपकी बुक में दिया था हमने एक छोटा सा समरी बना के यहाँ दे दिया, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। अब ये देखिए खुशी, फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। फिजिकल वर्ड के बारे में हमने जान लिया कि फिजिकल वर्ड क्या, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स से थोड़ा सा प्यार डेवलप हुआ कि नहीं। अब जिनको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो ऐसा हंसेगा। ठीक है, जिसको थोड़ा सा कम वो ऐसा हंस रहा है, हंस दोनों रहे, है ना। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपको किस तरह से और इसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल, ज़्यादातर आपका थियोरेटिकल, किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वैसे तो न्यूमेरिकल रहेगा बट फिर भी आपका सजेशन चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।